हेलो दोस्तों, मैं दीपक राठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों कि आज सुबह ही हम अपने कोचिंग सेंटर में पहुँच गए हैं और अब हमारी एंट्री ऑफिस में होने वाली है। ये हमारा इधर क्लासरूम है और ये हमारा फ्लैक्स लगा हुआ है और इधर हमारा ये ऑफिस है। तो चलिए दोस्तों, आप शुरुआत करते हैं, एंटर करते हैं अपने ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस है। देखिए दोस्तों, ये सभी सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। ये दोस्तों हमारा छोटा सा मंदिर है जिसमें हम लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हम अपनी चेयर पे बैठ चुके हैं और हमारा उधर क्लास चल रही है। हमारे जो टीचर हैं वो क्लास ले रहे हैं। आज हम आपको अपना पूरा शेड्यूल दिखाएंगे कि हमारे कोचिंग संस्थान में जो है किस तरीके से कार्य प्रारंभ होता है। तो देखिए, जो हमारे अभी तक बच्चे आ चुके हैं फर्स्ट बैच में, उन बच्चों के सिग्नेचर हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आता है उसके सिग्नेचर होते हैं और उसी के बाद फिर वो क्लासरूम में एंटर करता है। ये जो हमारे टीचर हैं उनकी चेयर है। ये हमारा सर्दी आ गई है तो गर्म पानी करने के लिए हमने यहाँ पे एक हॉट केतली रखी हुई है। ये हमारा छोटा सा एक सेटअप है जो हमारा ऑफिस के रूप में हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं जो हाल ही में सिलेक्शन हुआ जिनका एसएससी में, और फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड में। ये यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ। इधर हमारे ये छोटा सा एक नोटिस बोर्ड है जिस पे हम कोई सूचना देनी होती है तो वो लिख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यूके यूथ अकेडमी, आपका अपना चैनल। मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। कब हुई थी भाई? 1854 में। देखो ये परीक्षावाणी जो सीरीज स्टार्ट हुई है आज आपकी, परीक्षावाणी सीरीज। परीक्षावाणी जो सीरीज है ये आपकी यूके यूथ एकेडमी में आपकी आज स्टार्ट होती है। इसमें जो पहला चैप्टर है या संक्षिप्ति बोलते हैं जिसे हम, वो पार्ट ए है। इसमें हमारे उत्तराखंड के राजनीतिक और भौगोलिक और प्रशासनिक की बातें होंगी। मेन तो आएंगी राजनीतिक और प्रशासनिक की। ये हमने बातें पहले भी एक बार पढ़ ली है, दोबारा से पढ़ेंगे। पहले हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही। यदि यहाँ भी याद ना रहा तो घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ भी रिवाइज कर लेना और कुछ घर से कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। इस प्रकार से आपका ये उत्तराखंड है। ज़्यादा फिगर ना चेक करना कि भाई कोई कैसी बना दी कैसी नहीं, इस प्रकार से कर लेना। ये आपका कुमाऊं मंडल और ये आपका गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करें तो 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। और ये हुई थी 1969 में। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं भाई? 6 जिले हैं। और गढ़वाल में कितने हैं? 7 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 7 जिले हैं। याद रहेगा ये 6 जिले हैं कौन कौन से कुमाऊं मंडल में? नैनीताल, नीचे से चलो, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ओके 6। इधर से बात करेंगे तो इधर में 7 जिले कौन कौन से हैं? ये आपका हरिद्वार, ये आपका देहरादून, ये आपका पौड़ी, यहाँ पर आपका टिहरी, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, यहाँ पे आपका उत्तरकाशी और यहाँ पे आपका
चमोली। हो गए 7? ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रख लेना कि 7 जिले कहाँ पर है? गढ़वाल मंडल में। स्थापना हुई थी 1969 में, और कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। और कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। बात समझ में आ गई? कुमाऊं मंडल का यदि मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो नैनीताल है। क्या भाई? नैनीताल। और गढ़वाल का बात करें तो पौड़ी। गढ़वाल का हेडक्वार्टर क्या है भाई? आपका पौड़ी है। बात समझ में आई है नहीं आई? अब आगे चलते हैं कि उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं, इन 13 जिलों की आपको स्थापना याद होनी चाहिए। सभी के याद भी होगी? पक्का? ठीक है। देहरादून की स्थापना? देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 में। 1817 कब हुई थी भाई? 17। कभी कभार हमें 1871 भी कहते हैं, कभी कभार कहते हैं कि 1871 भी है। तो 1871 एक अलग जिला बनने की है, जबकि देहरादून का एक मेन जो शुरुआत हुई थी वो 1817 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1817 में। लेकिन देहरादून को अलग से गढ़वाल में जब मिला दिया गया था, उससे पहले 1871 में एक अलग जिला, पूर्ण रूप से एक अलग जिला बनाया गया था 1871 में। देहरादून के बाद बात करते हैं हरिद्वार की। तो हरिद्वार की बात करें तो 1988 में हुई थी। 1988 में। इसे याद करने के 2-3 तरीके भी हैं कि पहले 3 जिले ऊपर वाले याद कर लो, फिर बाद के 3 जिले याद कर लो। देखो 3 जिले शुरुआत के कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इन तीनों की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960। ऐसे ही हम बात करें चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। अब इन तीनों की बात करें तो 1997। उसके बाद 2 जिले और याद रखो, अल्मोड़ा और नैनीताल। इनकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1891 में हुई थी। कितने जिले हो गए? देखो 3, 3, 6, 6, 2, 8। 8 जिले ऐसे हो गए जो आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 1960, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग 1997 और अल्मोड़ा नैनीताल 1891। आगे बात समझ में? चले आगे। अब बात करते हैं उद्यम सिंह की। तो उद्यम सिंह की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, 1995 में हुई थी। उसके बाद बात करेंगे हम आगे, ये तो होगी पौड़ी। पौड़ी की स्थापना की बात करें तो 1840 में हुई थी। कब हुई थी? 1840 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं किसकी? टिहरी। टिहरी की स्थापना कब हुई थी? 1949। हो गए 13 जिले भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए याद। पहले 3 ये याद रखो 1960, फिर 3 याद रखो 1997, फिर 2 ये याद रखो 1891। 8 जिले तो ऐसे हो गए जो तुरंत याद हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं देहरादून 1817, हरिद्वार 1988, उधम सिंह 1995, पौड़ी 1840 और टिहरी 1949। क्योंकि 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र साहा ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना कितना है? यदि देहरादून की बात करें तो 3088। भैया सबका ही कर लो, अच्छा रहेगा। कभी फिर धोखे में क्वेश्चन आ जाए तो फायदा नहीं कुछ छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात भी नहीं है 3088 याद करने में। हरिद्वार 2360, हरिद्वार 2360। और याद रखो, देखो ये 3 बड़े जिले हैं और ये 3 सबसे छोटे जिले हैं। ये भी याद हो जाएगा कि 3 सबसे बड़े जिले कौन से? ये 3 सबसे छोटे जिले कौन से? ये 8016, 8030,
और 70 90। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छे से आगे होगी सभी के। अब आगे बात कर लेते हैं चंपावत की। बात करें 1766। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 1766 का क्षेत्रफल है। और बागेश्वर का कितना है? 2246। 2246। देख के मत बताना, कितना देख के बताना? 1984। क्या देख लेना, आपकी इच्छा है। 1984 किलोमीटर स्क्वायर किसका है? रुद्रप्रयाग का। अब बात करें अल्मोड़ा नैनीताल की, तो अल्मोड़ा कितना है? अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कितना है? कितना? 31 39। 31 39। और अल्मोड़ा उसका नैनीताल का 42 51। कितना है? 42 51। और यदि बात की जाए उधम सिंह नगर की, बताओ उधम सिंह नगर कितने हैं? 25 42। यूएस नगर कितने हैं? 25 42 किलोमीटर स्क्वायर। पौड़ी की बात की जाए तो 53 29। 53 29। और टिहरी की बात की जाए तो 36 42। 36 42। याद नहीं है सभी के भी? देहरादून 30 88। हरिद्वार 23 60। उत्तरकाशी 8016। चमोली 8030। पिथौरागढ़ 70 90। चंपावत 17 66। बागेश्वर 22 46। और रुद्रप्रयाग 19 84। अल्मोड़ा 31 39। नैनीताल 42 51। यूएस नगर 25 42। और पौड़ी 53 29। और टिहरी है 36 42। याद रहेगा ना ये चीज़? ठीक है, आगे चलते हैं कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ये उत्तराखंड में विधानसभा सीट की बात करें तो 70 है ना? पहले थी 70 प्लस 1, अब 70 है ओनली, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन की सीट काट दी गई है। तो इस कारण से जो उत्तराखंड में विधानसभा की सीट है वो कितनी है? अब 70। वर्तमान में 70 विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड के गठन के समय कितनी सीटें थी? तो 22 सीटें थी और 8 सीट थी, 9 सीट थी विधान परिषद की। बाईस सीट थी विधानसभा की और 9 सीट थी क्या? अब कुछ नहीं है, अब नहीं है विधान परिषद का कोई मतलब। 22 विधानसभा की, 9 विधान परिषद की थी। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि ये तो किया गया, गठन के समय कितनी सीटें थी? कितनी? 22 और 9 31 सीट थी। टोटल कितनी थी? 31। क्वेश्चन आ सकता है, अंतरिम सरकार में कितने विधायकों ने सहमति दी थी? 30। कितने दी थी? 30। एक कहाँ गया भाई फिर वो? एक का कार्यकाल खत्म हो चुका था। इन 9 में से एक का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिस कारण से इधर से 8 आए और इधर से 22। तो 22 8 कितने हो गए? 30। याद रहेगा ना? ठीक है। अब होता है पहला परिसीमन। क्या होता है? पहला परिसीमन होता है। और पहले परिसीमन कब हुआ? सन 2001 में। पहला परिसीमन कब हुआ भाई? सन 2001 में पहला परिसीमन। परीक्षा वाले को आपको गोट का पी जाइए हो, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने का। तुम्हें भी नहीं छोड़नी और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। पहला परिसीमन कब हुआ? सन 2001 में। और सन 2001 में परिसीमन होने के बाद क्या हुआ? 70 सीटें हो चुकी थी। सीटें कितनी होगी? 70 सीट होगी। वो 5 नवंबर होगा, डेट होगी। उसके बाद दूसरा परिसीमन कब होता है? नहीं, पूरी बात समझो। देखो अब जा, परिसीमन होता है 2006 में, लेकिन लागू होता है 2008 में। ये मेन क्वेश्चन है। पहला परिसीमन कब हुआ? सन 2006 में, लेकिन लागू होता है कब? 2008 में। इसमें क्या हुआ? हाँ,
बता सकते हो इसमें क्या हुआ? परिसीमन 2008 में क्या हुआ? सीट थी उतनी 70 ही सीट थी, सीट का कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो हुआ क्या फिर? परिसीमन क्यों किया? परिसीमन का होता है सीटों का बंटवारा कि कितनी कम, नहीं ऐसा भी नहीं था भाई। उत्तराखंड में जो 2008 का परिसीमन हुआ था उसमें क्या हुआ? सीटें वही 70 की 70 रही, तो परिसीमन किस बात का हुआ? बताओ भाई। कौन सा क्षेत्रफल बटा था, ये तो पूछना चाह रहा हूं मैं। कौन सा क्षेत्रफल बटा था? क्वेश्चन ये है, पहला परिसीमन जो हुआ था सन 2001 में हुआ, 22 सीट थी, 22 सीट से बढ़कर कितनी होगी? 70 सीट होगी। कितनी होगी? 70। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला परिसीमन कब हुआ? सन 2008 में। कब हुआ? 2008 में हुआ। तो यही तो पूछना चाह रहा हूं कि जब सन 2008 में परिसीमन हुआ था और सीट 70 की 70 ही रही है, तो क्या हुआ फिर उस सीट में? कुछ तो हुआ होगा परिसीमन में। है भाई, बताओ कोई। सीटों का, कौन सी सीटों का बंटवारा हुआ था? याद रखना क्या हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि 2008 के परिसीमन में क्या हुआ था। 90% बच्चे नहीं जानते होंगे कि इस परिसीमन में हुआ क्या था। तो इस परिसीमन में क्या हुआ था कि जो पर्वतीय सीटें, उनकी 6 सीट तो खत्म कर दी गई थी और मैदान की 6 सीट बढ़ा दी गई थी। हरिद्वार ग्रामीण कब विधानसभा सीट बना? तो 2008 में बना था। बीएचएल कब बना? 2008 में बना था। तो ये था कि 2008 के परिसीमन में क्या हुआ, 6 सीट बढ़ा, पर्वतीय क्षेत्र की कम कर दी गई और मैदानी क्षेत्र की 6 सीट बढ़ा दी गई। ये होता है परिसीमन 2008 में। तो बात कर लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी है, कहाँ कहाँ कैसी सीटें हैं उत्तराखंड में। तो बात करते हैं, आगे चलो आगे बढ़ते हैं अब जा कि कितनी सीटें हैं? 70। इन 70 सीटों में से 13 एससी की है और 2 एसटी की है। 13 एससी और 2 एसटी। इन दो का तो सभी को पता होगा कहां पर है, चक्राता और नानकमत्ता। चक्राता कहां पड़ता है? देहरादून में। और नानकमत्ता पड़ता है उधम सिंह नगर में। कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। यदि एससी की बात की जाए तो सर्वाधिक एससी सीट कहां पर है? हरिद्वार में है, 3 हरिद्वार में है, बाकी जगह एक है। 3 हरिद्वार में कौन कौन सी है? जबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर। इसका मीन क्या है कि एससी आरक्षित और एसटी आरक्षित क्या है? क्योंकि वहां पर एससी के लोग लड़ेंगे, यानी कि एसटी है तो वहां पर एसटी ही लड़ेगा और कोई चुनाव वहां पर जाकर नहीं लड़ सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने कैसे कैसे सीटें हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। कितनी है? 2-2 सीटें हैं। देहरादून में है 10। देहरादून में कितनी सीटें है भाई? 10। याद होना चाहिए ये कि कभी कभार क्वेश्चन बन जाए तो फिर कहो कि सर जी ये क्वेश्चन आगे कहाँ से पढ़ा है। तो ये आपको अब एडवांस पढ़नी चाहिए। बेसिक आपका पूरा हो गया, अब आपको एडवांस लेवल के परीक्षावणी पढ़ लेनी चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके याद हो जाए जो और लोगों के याद ना हो। परीक्षावणी का ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने भी कहीं से पूछ लिए, याद नहीं है किसी के भी। और अच्छे कम से कम 10-10 बार परीक्षा पढ़ने वाले बच्चों के हो, 10-10 बार पढ़ लिए, लेकिन वो उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो उन्होंने अपने आप हाईलाइटर करे ना, बस उसे ही दोबारा से दिमाग में निकालते रहते हैं। तो दिमाग में वो भी चीज़ें निकालने जो छोड़ दी पहली बार जो छोड़ी थी ना, वो दूसरी बार वह भी दिमाग में निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कितनी सीटें हैं? 10 है। कौन कौन सी? जो एक बार डिवाइड करो, विकास नगर,
धर्मपुर, देहरादून और राजपुर है एससी के लिए। राजपुर किसके लिए है? एससी के लिए है। उसके बाद मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर और चक्राता। चक्राता किसके लिए है? एसटी के लिए। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में 11 सीटें। हरिद्वार में कितनी सीटें भाई? 11 सीटें हैं। और कौन कौन सी है? रुड़की, पिरानकलियर, मंगलोर, भेल, ज्वालापुर, जबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? हरिद्वार में ही है। उसके बाद बात करें टिहरी में तो 6 हैं, पौड़ी में 6 हैं, नैनीताल में 6 है, पिथौरागढ़ में 4, अल्मोड़ा में 6, यूएस नगर में 7 और 9, यूएस नगर में 9, चमोली में 3, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग 2 और उत्तरकाशी में 3 है। बात समझ में आई? उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या बात कर लेते हैं अब। जहाँ किसकी तहसीलें, तो कितनी तहसीलें हैं? 110 तहसीलें हैं। उप तहसील कितनी है? 18। उप तहसील कितनी है भाई? 18। उप तहसील है 18। सर्वाधिक तहसील किस जिले में है? पिथौरागढ़ में है। सर्वाधिक तहसील किस जिले में है? और सबसे कम किस जिले में है? सबसे कम है हरिद्वार में। किसमें है? हरिद्वार में। कितनी है? और रुद्रप्रयाग में कितनी है? 4 ही है। तो सबसे कम है हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। क्या? उप तहसील वो होती है जो उप तहसील का काम करते हैं। जैसे लाल ढांग, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में कौन सी है? लाल ढांग उप तहसील है। तहसील नहीं है, वो उप तहसील है। काम तहसील जैसा ही होता है लेकिन अभी वो कंप्लीटली तहसील नहीं बन पाई है। उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने हैं? 95। ब्लॉक कितने भाई? 95। यानी कि विकास खंड, उसमें आ जाए विकास खंड या ब्लॉक, दोनों नाम एक ही है। ये कितने हैं? 95 है। कितने हैं? 95 है। सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा ब्लॉक कौन से जिले में है? पौड़ी गढ़वाल में। सबसे कम? सबसे कम कौन से जिले में है? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है। कितनी कितनी? 3 सीट है। 3 ब्लॉक है। कितने? 3 ब्लॉक है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। तो ये भी याद रखना है कि कौन से में ज़्यादा है और कौन से में कम है। तो ये होता है हमारा मेन पोर्शन। जो पहला पोर्शन था वो खत्म होता है ना। याद करने जो होती है सिर्फ देखने हैं, देख जरूर लियो। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि यह स्थान कहाँ पर है। तो यदि आपने नहीं देखे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर है। तो आप एक बार ब्लॉक को देख लेना, याद मत रखना। ऐसी चीजें बहुत होती है जो याद करने की नहीं होती लेकिन देखने की जरूर होती है। मान लिया आपने ब्लॉक देख लिया, मुंशियारी धारचूड़ा है, तो आपने ये क्वेश्चन आ गया धारचूड़ा कहाँ पड़ता है। तो जब आपने देखा होगा तो ये तो पता चलेगा ना। अब एक क्वेश्चन आता है, बताइए कि मुनाकोट कहाँ है। अब मुनाकोट आपने एक बार देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो मुनाकोट का कैसे पता चल जाएगा। तो मुनाकोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड बनने के लिए या उत्तरांचल बनने के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित हुआ था और लाया कब गया था? 27 लोग। मेन चीज वही है कि हम लागू तो पढ़ते हैं कि लाया कब गया ये नहीं पढ़ते। तो याद रखना उत्तरांचल के लिए लोकसभा में प्रस्ताव
कब लाया गया? तो कब लाया गया भाई? 27 जुलाई 2000 में। पारित कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में हुआ 10 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति ने कब साइन किए? राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब भाई? 28 अगस्त 2000 को। और नाम क्या था वो? KR नारायण। क्या नाम था राष्ट्रपति का? KR नारायण। अच्छा, उत्तराखंड बनाने के लिए सबसे पहली घोषणा किसने की थी? लाल किले से। कब की थी? 15 अगस्त 1996 में पहली घोषणा हुई कि एक उत्तरांचल एक जिला बनेगा। कहां से? लाल किले के प्राचीर से। और किसने की? HD देवगौड़ा, जो क्या था उस टाइम? प्रधानमंत्री थे। क्या थे उस टाइम? प्रधानमंत्री थे। आगे बात कर लेते हैं चलो कि हमारा जो राज्य बना वो कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना। और नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था भाई? उत्तरांचल नाम था। बात समझ में आई? उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना? उत्तरांचल से उत्तराखंड बनता है 1 जनवरी 2007। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, UKPSC में भी आया था कि इसकी घोषणा कब हुई? तो 31 दिसंबर 2006 मध्य रात्रि। 31 दिसंबर 2006। बात समझ में आई नहीं आई? अब ये उत्तराखंड एक राज्य बनता है अलग से। उत्तरांचल एक राज्य बन गया। उत्तरांचल राज्य जब बना तो पूरे भारत का कौन से क्रम का राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। कौन से क्रम का? 27वां। कौन सा है? 27वें क्रम का है। और हिमालय क्रम में कौन से क्रम का था? तो 11वां था। कौन सा था? 11वां। ये भारत में था और ये पर्वतीय हिमालय क्रम में था। अब क्योंकि वर्तमान में क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर है वो एक किसे पहुंच गया? केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच चुका है। इस कारण से इसका क्रम 10वां बैठ जाता है। कौन सा बैठ जाता है? 10वां बैठ जाता है। तो ये वैसे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, कभी आएगा तो कर लेना सही से। ठीक है भाई, आगे बात सही में आगे पहुंचे। ठीक है, आगे पहुंचते हैं कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी केरल। तो राजधानी है देहरादून। लेकिन कैसी राजधानी है? अस्थायी राजधानी है, अभी तक स्थायी नहीं बन पाई है। कैसी राजधानी है? अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून। बात समझ में आई या नहीं आई? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? 20 जून 2020। कौन सी है? गैरसैंण है। गैरसैंण कौन से जिले में पड़ता है? चमोली। अच्छा, गैरसैंण है क्या? वो जो गैरसैंण में जो एक सैन है, सैन का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है मुझे कि सैन का अर्थ क्या होता है? जब कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जो समतल क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? सैन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है कई बार कि सैन क्या होता है। तो जब पहाड़ी का जो ऊपरला हिस्सा प्लान होता है, समतल होता है, उसे बोलते हैं सैन। उसे क्या बोलते हैं भाई? सैन बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? आगे चले। आगे इसकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा कब हुई थी? घोषणा 4 मार्च 2020 में घोषणा हुई और 20 जून
2020 में बनकर तैयार हो चुकी थी। बात समझ में आई नहीं आई? घोषणा आई है और बनकर कब तैयार हुई? 20 जून 2020। बात समझ में आई नहीं आई? चले आगे। ठीक है, ना गिरने गिरने। आगे पहुंचते चलो। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जो भाषा है वो कौन सी है। देखो, भाषा की बात की जाए तो भाषा में जो पहली भाषा है, पहली भाषा कौन सी है? हिंदी। जबकि दूसरी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत है। संस्कृत कब बनी थी? 2010 में बनी थी। कब बनी थी भाई? 2010 में बनी थी। उसके बाद बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। किसकी बात करते हैं? राजकीय चिन्ह। तो पढ़ते हैं राजकीय चिन्ह अपना। कैसे था राजकीय चिन्ह? राजकीय चिन्ह जब पढ़ा जाएगा तो इस प्रकार से था कि इसकी आकृति कैसी होती है? सम चतुर्भुज या डायमंड के आकार की, हीरे के आकार की होती है इसकी आकृति। किसकी? हमारे राजकीय चिन्ह की। क्या क्या इसमें होता है? तो 3 चोटियां होती है। कितनी होती है? 3 पर्वत चोटियां होती है। ऊंची, सबसे बीच वाली चोटी सबसे ऊंची होती है। इसमें क्या बना होता है? अशोक की लाट बनी होती है, जिसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कि कहां से लिया गया था? जो कि लिया गया था मुंडकोपनिषद। जो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। इसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं। कितनी लहरें हैं? 4 लहरें हैं। जबकि कुछ बुकें कहती हैं कि गंगा की 4 लहरें ना होकर 4 नदियां हैं। और वह 4 नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। इस प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रकार से है। और नीचे उत्तराखंड सरकार लिखा होता है। कौन से कलर में? नीले कलर में। कौन से कलर में? नीले कलर से लिखा होता है उत्तराखंड सरकार। और इस अशोक की लाट के पीछे वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, यानी लाल होता है। और जो किसे दिखाता है? शहीदों को दिखाता है। किसे दर्शाता है? शहीदों को। बात समझ में आ गई ना? ये क्या है? आपका राजकीय चिन्ह है। क्या है भैया? आपका ये राजकीय चिन्ह है। बात समझ में आ गई? चला आगे। आगे है राजकीय पशु। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु का नाम है कस्तूरी मृग। क्या नाम है भाई? कस्तूरी मृग है। हिमालय का ऐसे क्या कहता है? मस्क डियर। हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। क्या नाम है? मास्कस काइसोगास्टर। बात समझ में आई कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कस्तूरी है वो किससे पाई जाती है? तो वो नर मृग से पाई जाती है। किससे? नर मृग से पाई जाती है। कितनी? एक बार के में 30 से 45 ग्राम। कितने साल के अंतराल के बाद? 3 वर्ष के अंतराल बाद। कितने वर्ष के अंतराल बाद? 3 वर्ष के अंतराल के बाद पाई जाती है। बात समझ में आई नहीं आई? पक्का? चले आगे। ठीक है। कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है? तो प्रिय भोजन है
केदारपाती। क्या नाम है? केदारपाती। प्रिय भोजन है केदारपाती। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ, फूलों की घाटी, कहीं कहीं उत्तरकाशी बता सकते हैं, पिथौरागढ़ भी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है फूलों घाटी और केदारनाथ। कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 3600 से 4400। कंफर्म है? कंफर्म है क्या? 3600 से लेकर 4400 मीटर तक की हाइट पर पाया जाता है कौन सा? कस्तूरी मृग। इतनी हाइट तक पर पाया जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? यदि बात की जाए कस्तूरी मृग की गर्भ धारण अवधि कितनी होती है, तो 6 माह होते हैं। गर्भ धारण अवधि कितनी होती है? 6 माह। गर्भ धारण अवधि होती है 6 माह। कितनी होती है? 6 माह। कस्तूरी मृग को कब संरक्षित घोषित किया गया था? 1972 में इसे संरक्षित किया गया था और इसी के लिए पहला एक केदारनाथ वन्यजीव विहार खोला गया था सन 1972 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में खोला गया था। केदारनाथ वन्यजीव विहार कब खोला गया था? 1972 में खोला गया था। अब इसके लिए और 2-3 खोले गए हैं। एक मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है, मेहरुड़ी है। एक आपके लिए अस्कोट है, अस्कोट, और भी है भाई एक काचुला खर्क है, प्रजनन केंद्र है काचुला खर्क। तो ये 4 है भाई। इन 4 को याद रखना कि केदारनाथ वन्यजीव विहार, मेहरुड़ी, अस्कोट और काचुला खर्क। सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। किसमें? अस्कोट वन्यजीव विहार। काचुला खर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। मेहरुड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुसंधान, यानी खोज होती है इसमें, इनके बारे में जानकारी ली जाती है। तो कस्तूरी मृग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी ना? कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। केदारपाती भोजन है इनका। पहाड़ों में उतरेगी, कहाँ उतरेगी? और क्या और कितने घर से उतरेगी? आगे बात करते हैं। चलो, राज के पशु खत्म हो गया। अब कौन आता है? पक्षी। राज के पक्षी। तो राज के पक्षी की बात की जाए तो कौन है? कौन है भाई? मोनाल है। कितनी हाइट पर पाया जाता है? 2500 से 5000। पक्का? ठीक है। तो बात करते हैं राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी का नाम है मोनाल। इसे कहते हैं हिमालयन मयूर। हिमालयन मयूर भी इसे कहा जाता है। हिमालयन मयूर भी इसे कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? लोफोफोरस इम्पीजेनस। बात समझ में आ गई ना? क्या कितने हाइट पे पाए जाते हैं? 2500 से 5000 मीटर की हाइट पे। मोनाल कैसा पक्षी है? नर पक्षी या मादा पक्षी? मादा। कौन है ये? मादा पक्षी है। जबकि नर पक्षी का नाम क्या है? नर पक्षी है डफिया।
क्या है? नर पक्षी है डफिया और मादा पक्षी है मोनाल। नर पक्षी के सर पे क्या होती है? कलगी होती है। क्या होती है? कलगी होती है उसके सर पर, जैसे मोर के सर पे होती है इस प्रकार से इसके सर पे कलगी होती है। उसके बाद आगे बात करें तो नर पक्ष मतलब मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो क्या है? प्रिय भोजन है आलू। बहुत नुकसान पहुंचाता है आलू को, कीड़े मकोड़े भी खाता है वैसे तो, लेकिन आलू सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसे कब संरक्षित घोषित किया गया था? 1974 में। कब संरक्षित घोषित किया गया इसे? 1974 में। बात समझ में आई या नहीं आई? यही था या कुछ और भी है इसके बारे में? है कुछ और जानकारी? और ये कभी भी घोंसला नहीं बनाते हैं। नहीं, टिमरू वाला ये नहीं है, वो कॉमन पिकॉक है, पैपिलियो बाइनर। बात समझ में आ गई नहीं? आगे इतनी चले आगे। हाँ तो ये भी है इसमें। इसे संरक्षित घोषित कब किया गया? 1974 में। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बता रहे हैं एक चीज में ओवर चल रहा उन्नीस सौ बहत्तर ही है भाई इसका। 74 में बुरांस है, ये 72 में यही है, ठीक है। 1972 में गया था। अब बात करते हैं, दो चीज होगी, एक हमारा पक्षी और एक हो गया पशु। तीसरी बात करते हैं तो राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है हमारा? बुरांस। क्या नाम है? बुरांस। वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और सुसोरिया बेल्टा किसका नाम है? गौरव कमल का। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है इसका वैज्ञानिक नाम, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। कितनी हाइट पे पाया जाता है? 1500 से 4000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। और इसका एक मेन फैक्ट भी है कि जितनी ऊंचाई पर जाता रहता है उतना उतना इसका कलर बदलता जाता है। पहले इसका जो कलर होता है वो लाल चटक होता है या चटक लाल होता है, और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं इसका रंग वाइट होता जाता है, यानी हल्का पड़ जाता है। और 11,000 की फीट की ऊंचाई पर इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद हो जाता है। और बुरांस का जो फूल है या बुरांस का जो फूल होता है वो किस काम में आता है? हृदय रोग के लिए आता है। और भी काम आता है, मिर्गी के दौरे में आता है। और कलर बनाने में, रंग बनाने में भी आता है काम। किस काम में? रंग बनाने में। बात समझ में आगे नहीं? आगे पक्का? उसे बंद कर दे, पीछे से बंद कर, वीडियो बंद कर दे। बंद करनी, बस बंद करनी।